नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राहुल गांधी की सांसदी जाने के मुद्दे पर विपक्ष एकजुट होता दिख रहा है और वहीं बीजेपी भी इस मुद्दे पर शांत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लेकर लगातार निशाना साधा है, लगातार उन्हें घेर रहे हैं और आज सुबह ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि राहुल गांधी पीएम मोदी का अपमान करते करते ओबीसी समाज का अपमान कर रहे हैं, जबकि पीएम मोदी ने हमेशा कहा है कि आप मेरा चाहे जितना अपमान करना है करिए, लेकिन देश का अपमान मत करिए। स्मृति ईरानी ने कहा है कि अपनी पॉलिटिकल बौखलाहट में राहुल गांधी का मोदी जी के प्रति विष देश में अपमान में परिवर्तित हो चुका है। और क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनवाते हैं। मेरा प्रश्न है, और पहले भी एक इंटरव्यू में 5 प्रश्न रहे थे जिसका आज तक राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया। अगर इतने घनिष्ठ संबंध किसी के हैं तो रॉबर्ट वाड्रा अडानी जी के साथ हाथ में हाथ डाले काहे घूम रहे हैं? मैं आपका ध्यान दोबारा आकृष्ट करती हूं। राहुल गांधी ने जो एक मैगजीन के इंटरव्यू में कहा कि उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, नरेंद्र मोदी की इमेज को तार-तार करना। उनको ना लोकतंत्र से सरोकार है, ना कोर्ट की मैजेस्टी से सरोकार है, ना वो ओबीसी समुदाय के प्रति कोई सम्मान रखते हैं। उनका टारगेट सिर्फ मोदी है। मोदी का टारगेट सिर्फ देश का विकास है। घर उनका नहीं है, जनता का है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात की आदी हो चुकी है कि जैसे अमेठी में गरीब नागरिकों की जमीन हड़पा ली, वैसे ही आज देश की राजधानी में टैक्स पेयर का मकान हड़प लेंगे। मैं जानती हूं क्या कहा है। शब्द राहुल गांधी के है, संस्कार सोनिया गांधी का है, बस जबान युवा कांग्रेस की है। और ये मैं इसलिए कह रही हूं कि ये पहले युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इसीलिए कहती हूं, शब्द राहुल गांधी के हैं, संस्कार सोनिया गांधी की हैं, और जब तक ये दो हैं तब तक कांग्रेस का वो नेता जो प्रमोशन चाहेगा मुझ पर इस प्रकार की टिप्पणियां करता है। मैं इतना। राजस्थान में डॉक्टरों की भीड़ सड़कों पर उतर आई है और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध अशोक गहलोत सरकार के द्वारा पास किए गए नए बिल राइट टू हेल्थ बिल को लेकर है। सरकार का ये कहना है कि इस बिल से जनता को स्वास्थ्य सेवाएं हासिल करने का कानूनी अधिकार मिलेगा, और वहीं डॉक्टरों का ये कहना है कि सरकार वाहवाही लूटने के लिए जबरदस्ती अपनी योजनाएं हॉस्पिटल पर थोप रही है। विवाद बढ़ता हुआ देखकर अशोक गहलोत सरकार ने इस बिल को तमाम विरोध और हंगामे के बीच मंगलवार यानी कि 21 मार्च को ये बिल विधानसभा में पारित करवाया गया, और इस बिल के पेश होने के पहले से ही डॉक्टर इस बिल का विरोध कर रहे थे। अब बिल पास होने के बाद डॉक्टर्स एक बार फिर से सड़क पर उतर आए हैं। शुरुआत में इस बिल का विरोध निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर कर रहे थे, लेकिन अब सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं उनके डॉक्टर भी विरोध कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि डॉक्टर्स अपने घरों पर भी मरीजों को परामर्श नहीं दे रहे। तो वहीं कांग्रेस समेत देश के 18 विपक्षी दलों ने सोमवार को फैसला किया है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे भी मिलकर काम करते रहेंगे और अडानी समूह से जुड़े तमाम मामलों में संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की गठन की मांग जारी रखेंगे। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर सोमवार की देर शाम को विपक्षी दलों के नेताओं ने बैठक की है, जिसमें राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने से जुड़े घटनाक्रम और अडानी समूह से जुड़े मामले में जेपीसी गठित करने की मांग को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। तो वहीं इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर हुई इस विपक्षी दलों की बैठक खत्म होने के बाद प्रमोद तिवारी पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। 1 घंटे से ज्यादा विचार विमर्श सब साथियों ने किया। सब दुखी हैं, सब दुखी हैं इस बात से कि जिस तरीके से लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है, और मिलजुल कर हम आगे कदम उठाते रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे राय मशवरा किया, एलओपी ने सबसे राय मशवरा किया है, और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इस तानाशाही के खिलाफ, इस लोकतंत्र के बचाने के मुहिम में हम सब साथ चलेंगे, साथ रहेंगे। ये हमारा घटियापन जो एक नफरत गोडसे वाली है,
भाजपा के दिल में वो जहर सामने आ रहा। अभी हमें नोटिस नहीं मिली, राहुल जी को जब नोटिस मिलेगी तो उसको वो प्रतिक्रिया देंगे। अभी मैं कैसे क्या कह सकता हूँ जब नोटिस आएगी राहुल जी। मैंने शुरुआत यहीं से की, लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, जिस तरह तानाशाही हो रही है, उससे लड़ने के लिए सारी 18 पार्टियां जो आई थी एक मत है, एकजुट है। ये जनता की आवाज है, ये हमारा मुद्दा नहीं। 130 करोड़ भारतवासियों का जो धन अडानी के जेब में जा रहा है, तो लूटने वाला अगर गुनाहगार है तो लुटवाने वाला कम गुनाहगार नहीं। से जेपीसी और सुकमा रामनगर को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। शहर के मस्तानपारा में गौरव पथ पर लगाए गए बैनर से विवाद शुरू हुआ, जो कि आगे उग्र होता गया। इस बीच आपको बता दें कि मुस्लिम समाज के लोगों ने आपत्ति जताई है और इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किरण चौहान, एसडीएम समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस टीम यहाँ पहुंची है, सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और जो उपद्रव कर रहे हैं लोग, उन पर लाठीचार्ज किया गया है। और इस बीच गौरव पथ पर लगाए गए बैनर को लेकर विवाद भड़का था, जिस पर आप देख सकते हैं कि माहौल जश्न का था, लेकिन उस बीच उपद्रव की वजह से यहाँ पर पुलिस को आना पड़ा है। पुलिस की दखलंदाजी वहां पर हुई और इसी के साथ ही पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज कर दिया है। लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस की एक बड़ी टीम मौके पर पहुंची और साथ ही पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कि एक शख्स पर पुलिस लाठियां बरसा रही है और साथ ही कई ऐसे लोग भी हैं जो उपद्रव नहीं कर रहे थे, लेकिन वो भी पुलिस के लाठीचार्ज का शिकार हो गए हैं। सुकमा से खबर है, जहां पर भक्ति के इस माहौल में इस तरह का उपद्रव सामने आया है। साथ ही आपको ये बता दें कि पुलिस कर्मियों ने यहाँ पर जमकर लाठी बरसाई हैं जो लोग यहाँ पर मौजूद थे। इस बीच मुस्लिम समाज के लोगों ने भी बैनर को लेकर आपत्ति जताई थी। आपको बता दें, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इसके तहत कार्यक्रम किया जाना था। रामनगर को लेकर यहाँ पर विवाद शुरू हुआ। गौरव पथ पर कुछ बैनर लगाए गए थे और उन बैनर को देखकर मुस्लिम समाज के कुछ लोग भड़क उठे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सुकमा से हमारे संवाददाता रोहित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या कुछ रहा। रोहित, विस्तार से बताइए क्या कुछ पूरा मामला था और क्यों पुलिस को आखिर लाठीचार्ज करना पड़ा। जी, आपको बताना चाहता हूँ जी, क्योंकि हिंदू के दिए थे तो काफी दोनों पे भी, और मुस्लिम लड़के लोग आके पर मारा पीट कर रहे हैं। तत्काल पुलिस फोर्स और एटीएम पहुंचकर निपटाए हैं। रोहित, ये बैनर किस चीज का लगा हुआ था और क्या लिखा था जिससे मुस्लिम समुदाय इतना आहत हुआ? जी, जिसमें कि बताना चाहता हूँ, सुकमा मुस्लिम का गढ़ है, जहाँ पे मुस्लिम यहाँ पे ज्यादा रहते हैं और हिंदुओं का जो जय श्री राम का झंडा लगा था, जिसमें कि मुस्लिम द्वारा इस झंडे को न लगा बोल के, और हिंदू धर्म का जो पूजा पाठ है लगाते हैं और मुस्लिम लड़के लोग आते जबर झंडे को निकाल देते कि तो क्या इस बीच रोहित गिरफ्तारी भी हुई है कुछ लोगों की? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज यहाँ पर किया गया है और कुछ लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। जी नहीं, अभी आप लाठीचार्ज तो जिसको पकड़े हैं तो बाकी की सर जांच कर रही है। चलिए रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर जैसे कि कहा गया हमारे संवाददाता के द्वारा कि सुकमा जो है मुस्लिम बहुल्य एक क्षेत्र है जहां पर धार्मिक विवाद हुआ है और इस बीच पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया है। कुछ उपद्रवियों पर लाठीचार्ज भी किया गया। और इस बीच बढ़ेंगे एक बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की अहम जानकारी सामने आई है। यूपी सरकार में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का एक बयान सामने आया है। योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि अतीक को उसके कर्मों की सजा मिलेगी। अतीक की गिरफ्तारी को लेकर और पेशी को लेकर योगेंद्र की तरफ से बयान सामने आया है। बता दें, उन्होंने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाने को सरकार प्रतिबद्ध है और इसी के तहत अब सारे माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है। ये सारे गुंडे सपा सरकार में संरक्षित थे। योगेंद्र यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया है कि जो सपा है, सपा पार्टी पर एक बड़ा बयान देते हुए उन्होंने आरोप लगा दिया कि ये सभी जो गुर्गे थे, जो गुंडे थे, समाजवादी पार्टी के संरक्षण में थे और आज
अतीक को लेकर उन्होंने कहा कि आज उसे उसके कर्मों की सजा मिलेगी। निकाय चुनाव के लिए भी उन्होंने बयान देते हुए कहा कि हम तैयार हैं, और आगे उन्होंने कहा कि अतीक को उसके कर्मों की सजा मिलेगी। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के लिए सरकार यानी योगी सरकार प्रतिबद्ध है। ये सारे गुंडे समाजवादी पार्टी के सरकार में संरक्षित थे, जिन पर आज कार्रवाई हो रही है। आगे उन्होंने अपने बयान में कहा कि अतीक के समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों पार्टियों के साथ संबंध रहे हैं और आज उसे अपने इन्हीं कर्मों की सजा मिलेगी। योगेंद्र उपाध्याय की तरफ से बड़ा बयान जारी करते हुए कहा गया कि निकाय चुनाव के लिए भी हम तैयार हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव के लिए तैयार है। और योगेंद्र उपाध्याय ने आगे कहा कि बीजेपी कॉर्डर बेस पार्टी है, लिहाजा हमारी तैयारी पूरी है। भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। हाल ही में वाराणसी पहुंची आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने अपनी बेटी की मौत को आत्महत्या न मानते हुए उसे हत्या करार दिया है। इतना ही नहीं बल्कि मधु ने सीधे तौर पर फेमस भोजपुरी गायक समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह पर हत्या का आरोप लगा दिया है। अब आकांक्षा दुबे की मां ने इस आरोप के संबंध में सारनाथ थाने में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और न्याय की मांग की है। इसके बाद पुलिस ने समर और संजय के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया और अब मामले की छानबीन की जा रही है। आकांक्षा की मां ने समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह को बेटी की मौत का जिम्मेदार बताया है और वहीं ये भी आरोप लगाया कि दोनों ने ही आकांक्षा के पैसे रोके हुए थे और मधु ने हत्या के पीछे की वजह आकांक्षा दुबे के काम के बदले दोनों ने ही करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं किया था, इसलिए आकांक्षा को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। लगातार उन्हें धमकियां दी जा रही थी। साथ ही आकांक्षा की मां का यह भी कहना है कि पैसे न देने पड़े, इसीलिए समर और संजय ने उनकी हत्या कर दी है। और अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की ओर, जहां से खबर है कि लोहड़ीगुड़ा ब्लॉक में खईबेड़ा गांव में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मनमानी से ग्राम पंचायत के लोग परेशान होकर कलेक्टर ऑफिस शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भगवती पंत पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वो हमेशा अनुपस्थित रहती हैं और बच्चों की देखभाल और पढ़ाई भी नहीं करवाती। ग्रामीणों ने बताया कि कुपोषण और गर्भवती महिलाओं को मिलने वाला आवश्यक पोषण आहार भी उन्हें समय पर नहीं दिया जाता है। इसके अलावा बाकी शासकीय योजनाओं जैसे मातृत्व वंदन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बारे में जानकारी भी नहीं दी जा रही है, इससे कि इनका लाभ भी नहीं मिल रहा है लोगों को जिन्हें मिलना चाहिए। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी और बाल विकास योजना अधिकारी से भी शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए ग्रामीणों ने कलेक्टर बस्तर से जांच कराने के लिए शिकायत की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सर नियमित जैसे आंगनबाड़ी केंद्र में 11 बजे कभी 12 बजे केंद्र खोलती है, उसके बाद कुछ भी योजना शासन से जैसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हो गया, मातृत्व वंदना योजना हो गया, उसका आज तक कोई भी हितग्राही को लाभ नहीं मिला। जैसे रेडी टीवी भी नहीं मिलता है समय में और बच्चे को भी नहीं पढ़ाते, इसलिए हम लोग मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोहड़ीगुड़ा को भी शिकायत पत्र दिए और बाल विकास परियोजना अधिकारी विकास खंड लोहड़ीगुड़ा को भी दिए, आज तक कोई कार्यवाही नहीं। तो नवरात्रि के 7वें दिन विंध्य पर्वत पर काली खोह में विराजमान कालरात्रि मां की पूजा अर्चना की जाती है और इसी मान्यता के साथ कि देवी सबकी मनोकामना पूरी करेंगी। भक्त भी देवी के दर्शन के लिए पहुंच गए हैं और मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत ही भयानक माना जाता है और इनका वर्ण अंधकार की भांति काला है। केश बिखरे हुए हैं, कंठ में विद्युत की चमक वाली माला है और मां कालरात्रि के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल और गोल है। इनमें से बिजली की भांति किरणें निकलती रहती हैं और इनकी नासिका से श्वास तथा निश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती हैं। आपको बता दें कि देवी का ये जो विकराल रूप है ये दुष्टों के लिए डरावना, लेकिन भक्तों के लिए, मां के श्रद्धालुओं के लिए ये निर्मल ही होता है। और देवी के दर्शन करने के लिए अपनी तमाम समस्याओं को लेकर, मन में मुरादें लेकर जो भक्त हैं मंदिर पहुंच गए हैं। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। धीरे धीरे देवी को विदा करने का समय भी आता जा रहा है, इसीलिए भक्त भाव विभोर होकर मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे हैं। आज नवरात्र का 7वां दिवस है, सप्तमम कालरात्रि थी। आज के दिन भक्त भगवती का पूजन कालरात्रि के रूप में करते हैं।
हमारे पुराणों में आया है कि वामपादोल सल्लोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। कालरात्रि भयंकरी बड़ा ही भयानक भगवती का स्वरूप है। काले घने अंधकार के समान इनका वर्ण है, रंग है और 4 भुजाएं हैं। बिजली की तरह चमकने वाली माला गले में धारण की हुई है। एक हाथ में खड्ग और चारों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है। गर्दभ पे सवार हैं, बिखरे हुए बाल हैं और इनके नेत्रों से भयंकर ज्वालाएं निकल रही हैं। इनका बड़ा ही भयानक स्वरूप होने के कारण भी इन्हें शुभंकरी कहा गया है। शुभंकरी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन भक्त भगवती महाकाल रात्रि की पूजा, जहां कलश की स्थापना किए हुए हैं, वहां पर षोडशोपचार पूजन करें। पूजन करने के बाद गुड़, अंगूर, अनार का भोग लगाएं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कालरात्रै नमः इस मंत्र का 36 माला यदि जप करें और सच्ची श्रद्धा से भगवती के चरणों में समर्पित हों तो उनके समस्त मनोकामना भगवती निश्चित रूप से पूर्ण कर देती हैं। और जिस जातक के कुंडली में शनि और राहु की खराब महादशा चल रही है, ऐसे जातक की कुंडली में वही शनि वही राहु इस काल रात्रि भगवती की कृपा से वह अपने अनुकूल फल देने लगते हैं। यही वो देवी हैं जिनकी साधना से साधक के सहस्त्रार्ध चक्र का जागरण होता है। यही वो देवी हैं जो अपने भक्तों के यहाँ भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस जनित जैसे दोष को साफ। विंध्याचल की मान्यता है कि माँ विंध्यवासिनी के दरबार में जो आता है मनोकामना पूर्ण होती है। कहाँ से भक्त आते हैं यहाँ पे पूरे देश से लोग आते हैं। आप भी दर्शन करने हैं? हाँ, माँ के दर्शन करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए थी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन की कार्रवाई को बार बार कांग्रेस के सदस्य चलने नहीं दे रहे हैं और बहुत ही कानूनी स्पष्ट परिस्थिति होने के बावजूद अनाप शनाप बयान देके विषय को से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने कल सत्याग्रह भी किया। ये अलग बात है कि कोई बहुत ज्यादा जनता में उसका उत्साह नहीं दिखा। अलग अलग प्रदेशों से जो खबर आ रही है उसमें कोई लोग नहीं दिखे बड़े पैमाने पे सत्याग्रह करते। आज काले कपड़ों में सदन में आए। कब तक कांग्रेस पार्टी इतनी छोटे स्तर की राजनीति करती रहेगी? मैं पूछना चाहता हूं, चाहे वो सत्याग्रह हो या काले कपड़े पहन रहे, वो उससे क्या लोकतंत्र के मंदिर को अपमानित करना चाहते हैं? देश के कानून व्यवस्था को अपमानित करना चाहते हैं? क्या वो काले कपड़े जो पिछड़े समाज, जो ओबीसी के लिए अशब्द कहे गए हैं राहुल जी द्वारा, उसको वो जस्टिफाई करना चाहते हैं? क्या जिस कोर्ट ने, न्यायालय ने उनको कन्विक्ट किया है उसके खिलाफ प्रदर्शन था? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन था जिसने ये निर्णय लिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति 2 वर्ष की उसके ऊपर सजा आती है तो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाता है? और या वो प्रदर्शन अपने खुद के नेता राहुल गांधी के विरोध में था, जिन्होंने 2013 में वो अध्यादेश और कानून फाड़कर प्रेस के सामने एक प्रकार से नींव रखी, जिसके तहत आज वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो गए जिस दिन न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि उनको 2 साल की सजा मानहानि के इस बहुत ही ओछे बयान के ऊपर, जिससे पूरा ओबीसी समाज देश का व्यथित है, नाराज है कांग्रेस के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर।
और मैं समझता हूं कि ना सदन के स्पीकर या चेयरमैन को किसी की इसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं है। कानून सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट रखा है कि जिस वक्त 2 वर्ष की सजा किसी भी एमपी या एमएलए को होती है, उसी समय से ही स्टैंड्स ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइड। स्पीकर ने तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई जो उनके पास, जिसमें उनके पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है। और ये है लिस्ट, 12 ऐसे और केसेस हैं जो अभी तक ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत। आपको ध्यान होगा, सबसे पहले तो 2013 से ये मामला चल रहा है। 2013 में लालू प्रसाद यादव जी, राशिद मसूद जी, जगदीश शर्मा जी, और ये 3 अलग अलग पार्टी के हैं। लालू प्रसाद यादव आरजेडी के, राशिद मसूद कांग्रेस के, जगदीश शर्मा जेडीयू के, ऐसे ही सेल्व गणपति डीएमके के, मोहम्मद फैजल एनसीपी के हाल में ही डिस्क्वालीफाई हुए, अब्दुल्ला आजम खान समाजवादी पार्टी के, तो 6 अलग अलग पार्टी के तो सांसद। और अहमदनगर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेवासा तालुका के सोनाई में 6 गावटी कट्टे और 12 जिंदा कारतूस बेचने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि आरोपी के पास से 1,56,000 रुपए का सामान जब्त किया गया। नगर जिल्ह्यामध्ये गेल्या काही दिवसामध्ये अवैध अग्निशस्त्राचा वापर करून बरेच गुन्हे झाले होते। त्याप्रमाणे माननीय पोलीस अधीक्षक अहमदनगर श्री राकेश ओला सर यांनी याच्यावर माहिती काढून कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते। त्याप्रमाणे स्थानिक गुन्हे शाखा अहमदनगरचे 2 टीम याच्यावर आपण काम करत होतो। त्याप्रमाणे आपण आज आपल्याला माहिती मिळालेली होती की घोडेगाव चांदा रोड सुनई या ठिकाणी एक इसम काही गावठी कट्टे घेऊन विकण्याच्या उद्देशाने येणार आहे। त्याप्रमाणे आपला टीमने सापळा लावला होता आणि त्या इसमाला आपण ताब्यात घेतला असता त्याच्या राखाडी रंगाच्या बॅगमध्ये आपल्याला 6 गावठी कट्टे आणि 12 जिवंत असं साधारणतः 1,56,000चा मद्यपान मिळाला। आरोपीचं नाव विचारलं असता तो जो होता त्याचं नाव कयामुद्दीन उर्फ भैया कुतुबुद्दीन शेख आहे, कोकाण्याचा राहणार आहे आणि याच्यावर पूर्वीचा। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते